आज से 4 साल और 26 दिन पहले चैप्टर नंबर 957 आया था, जिसमें पहली बार गॉड वैली के बारे में बात हुई थी। ये चैप्टर मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये पहला मांगा रिव्यू था जो कि मैंने इस चैनल पे किया था और तुम लोग को बहुत पसंद आया था। और आज ठीक 4 साल बाद फोड़ा सेंसेई ने ये जो बम फोड़ा है, ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। मे भी तुम लोग को लग रहा होगा मैं ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन भैया तुम्हें पता है इस चैप्टर में कौन कौन दिखा है? स्टार्टर्स के लिए बता दे रहा हूँ, सेंट फिगारलैंड गार्लिंग, गार, बिग मॉम, काइडो, शिकी, ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, ग्लोरियोसा जो कि अभी कुजा पायरेट्स की फॉर्मर एम्प्रेस थी, देन देयर इज सैटर्न, रेलिग, और अगर ये भी कम था तो रॉजर हिमसेल्फ इस समय इस आइलैंड पर आए हुए हैं। अब बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ दो, तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम में और गार्प इवन अपने बूढ़े स्टेज में भी कितने लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज के दिन इस आइलैंड पे क्या हुआ था कि ये आइलैंड नक्शे पर से गायब हो गया, उसके लिए ईमू को जाके कोई वेपन नहीं लॉन्च करने की जरूरत थी। अगर ये कैरेक्टर्स ऑल आउट गए होंगे तो मुझे लगता उस आइलैंड का कुछ बचा भी होगा। खैर चैप्टर बहुत गजब का था, पिछले 2 वीक से जो हम वेट कर रहे थे, और ऑब्वियसली जब मेरे को घर जाना है, जब ट्रैवल करना, तभी ओड़ा सेंसेई का चैप्टर आता है। लेकिन फिर भी ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया था, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ऊपर से पीक एकदम कर गया था, एंड फिर बाकी का जो सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर था वो बहुत होलसम था। अच्छा लगा थोड़ा सा देख के, फाइनली लगा कि हाँ ठीक है, कुमा भी एक काइंड ऑफ लाइफ डिजर्व करता है। मेजोरिटी ऑफ द लाइफ उसने शायद अच्छी ही गुजारी होगी अपनी, और वो देख के मुझे बहुत सही लगा। और इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर गॉड वैली पे क्या चल रहा था और क्यों ये सारे पायरेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और आखिर उन 6 डेविल फ्रूट्स में से बाकी के 4 डेविल फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो लेट्स टॉक अबाउट कवर पेज। नाउ ये वाला कवर पेज बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा ना, तो ये वाला जो कवर पेज है ये एक्चुअली में अभी आगे होने वाले एक इवेंट का ही काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कवर में, कि जहाँ पे जोरो इस समय गायब होके चीहू हाहू आस के पास पहुंच गया। बेसिकली छोटे छोटे पिल्ले की एक ब्रीड होती है, उन्हीं लोग के पास पहुंच गया और वो लोग मिलके इसके साथ खेल रहे हैं और इसको हरा भी दे रहे हैं। म्यूजिकल चेयर्स तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग का बचपन बहुत अच्छा गया था, अगर तुम लोग भी कोठी बंगले में रहने वाले बड़े बाप के बच्चे थे, तो तुम लोगों ने वो गेम खेला होगा। हमने तो शायद नहीं खेला। तो ये यहाँ पे खेल रहा था और जोरो इन पिल्लों से हार गया, इसलिए इस समय वो फ्रस्ट्रेटेड है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा जा रहा है कि शायद जोरो इस समय जाके उस टाइगर लेपर्ड वाले जो अपना CP9 का लूची है उसको पेलने जा रहा था, और उसको मारते मारते वो गायब होके खोजते खोजते यहाँ आ गया जंगल में। खैर इसका जो गायब होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से लिंक्ड है, तो इसको याद रखना। खैर बिफोर स्टार्टिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द मांगा, मैं तुम लोगों से इस गजब के वन पीस टी शर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें बिग 3 ऑफ द स्ट्रॉ हैट क्रू देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो लूफी है वो गियर 5 में है। ये टी शर्ट मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है। इवन मैं मेट्रो में गया था और अभी कुछ समय पहले दशहरा में रावण दहन पर भी गया था, तो वहां पे भी लोगों ने मेरे से पूछा था, एक दो लोग थे जो वन पीस देखते थे, कि भाई ये टी शर्ट कहाँ से ली, इतना अच्छा प्रिंट कैसे, इस पे इतना नेचुरल लग रहा है। तो गाइस, अगर तुम लोग को भी एक अच्छा वन पीस का टी शर्ट चाहिए जहाँ पे लगे कि हाँ तुम्हारे पैसे वर्थ इट रहे, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो bakawear.com। इनके पास ऑलमोस्ट हर डिजाइन के टी शर्ट, स्वेटशर्ट्स और हुडीज मिल जाएंगे तुम्हें। स्पेशली अगर तुम वन पीस और JJK के लाइन में हो तो तुम्हें अच्छा अच्छा प्रोडक्ट इनके पास मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत रीजनेबल है। इसके अलावा इस समय दिवाली चल रहा है, तो दिवाली पे इनके प्राइस कम हो चुके हैं और फ्री शिपिंग भी अवेलेबल है। इस फ्री शिपिंग को एक्टिवेट करने के लिए तुम कूपन कोड RSPlay10 यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें पूरे इंडिया में हर जगह पर फ्री शिपिंग मिल जाएगी, वो भी दिवाली के वीक में। ध्यान रखना कूपन कोड लिमिटेड है, सिर्फ दिवाली के टाइम तक, मतलब तुम अगर तब तक इसको यूज करोगे तो तुम्हें शिपिंग फ्री मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्री शिपिंग है दिवाली के वीक में, तो अगर तुम लोग को ठंड के कुछ हुडीज वगैरह लेने हैं तो जाके इनके पास से ले सकते हो। गजब की क्वालिटी का माल है इनके पास। अब ये कूपन कोड तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेके आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम में से 64% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो ना यार, प्लीज भाई कर दे यार। अब तो होने वाले 1 लाख तो करा दो, उसके बाद नहीं बोलूंगा, प्लीज फिलहाल के लिए करा दो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सेलेस्टियल ड्रैगन्स इस समय सभी के सभी जो सिटीजन्स हैं उन सभी को हंट करने के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर इनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग इनके पास 150 रेयर स्पीशीज के लोग हैं, और उसके अलावा इनके पास 13 और सुपर रेयर स्लेव्स हैं। अगर कोई इन सुपर रेयर वालों को हंट करता है तो उसको 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे एक हंट पे, और अगर कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसने हेडशॉट मार दिया पट्ट से, तो उसको और भी ज्यादा बोनस पॉइंट मिलेगा। और अंत में जो भी इस कलिंग टूर्नामेंट को जीतेगा उसे एक सुपर रेयर प्राइज भी मिलेगा। और पैनल में तुम देख सकते हो कि इन्होंने स्लेव्स और सारे के सारे जो गॉड वैली के सिटीजन्स थे उन सभी को यहाँ पर बंदी बना लिया है, और अब ये उनको हंट करने का प्लान बना रहे हैं। ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स इतने हरामी हैं कि ऊपर वाला इनको लाइव देख रहा था और लाइव इनके घड़े भर रहा था पाप के, और लाइव उसी दिन इनके पास सजा भेज दी इन्होंने। लाइक आई वोंट बी
डिसअपॉइंटेड। अगर रॉक्सडी ज़ीबैक बहुत हरामी बंदा भी निकला, लेकिन फिर भी उसने कम से कम 5 सेलेस्टियल ड्रैगन्स को यहाँ पे मारा होगा ना, मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। ठीक है भाई, जो भी तूने किया था यहाँ पे ये काम तो तू करके गया एटलीस्ट। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट पैनल में ही हमें सेंट फिगारलैंड गार्लिंग का यंग वर्जन दिखता है। इसका आधा चेहरा ही दिख रहा है इसमें, और देख के ये पूरी तरह से मेरे को शैंक्स जैसा ही लग रहा है। मैं आज से फिर से बोल रहा हूँ, पर जब मैंने ये पेज पहली बार देखा तो मेरे को यही बंदा दिखा। मैं कहा तो शैंक्स है बेंचो। यहाँ पर फिगारलैंड गार्लिंग अपने जो बाकी के उसके जो कंटेस्टेंट है उन लोग को यही बोल रहा है कि तुम लोग उधर से बैठ के देखो, तुम्हारी औकात नहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की। बेसिकली चिढ़ा रहा है उनको। और उसमें से भी एक लड़की बोल रही है कि मैन मेयर फैमिली इज गोइंग टू विन। अभी ये वाली जो लड़की है जो लेफ्ट बॉटम की तरफ है, इसका छोटा सा ही पैनल है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो मेरे को देख के काफी हद तक वेगापंक यॉर्क की याद दिलाती है। लाइक आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वेगापंक ने इसकी बॉडी या फिर इसके किसी डिसेंडेंट की बॉडी यूज की है अपने क्लोन्स बनाने के लिए। ये बहुत हद तक मेरे को यॉर्क की तरह दिख रही है, और इसके पूरा फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी की तरह है। फिर यहाँ पर तीसरा बंदा भी है जो कि गार्लिंग के साथ का ही है, और वो बंदा बोलता है कि देख इतने आसानी से जीतने का मत सोच गार्लिंग, इतना भी आसान नहीं है। और जस्ट उसके नीचे एक और बंदे का हम पैनल देखते हैं। अब ये दोनों जो है, अगर तुम लोग को मदर कार्मेल याद हो बिग मॉम के टाइम से, तो वहां पर भी ये तुमको दोनों छोटे बच्चे दिखे होंगे जब वो एकदम बच्चे ही थे, और उसने उस समय पर भी सेम मास्क पहना था। मतलब कार्मेल ने जिन बच्चों को बेचा था तो वो बच्चे बड़े हो गए, मरीज में ट्रेनिंग ले ली और इस समय गॉड्स नाइट के साथ में ही काम कर रहे हैं। इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स द टाइमलाइन कि मदर कार्मेल ने जब बच्चों को बेचा था तो बिग मॉम ऑब्वियसली छोटी थी, और अभी जब वो इस चैप्टर में आएगी वो ऑलमोस्ट अपने प्राइम फेज में आ चुकी है। उसके बाद हम सिटीजन्स को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत परेशान है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ये सपना है तो मेरे को जगा दो, आखिर कोई इस चीज को कैसे अलाउ कर सकता है, आखिर ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स हम इंसानों की जान के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 सेलेस्टियल ड्रैगन्स इन रोते हुए सिटीजन्स के ऊपर भी गोली चलाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज उन रूल्स का रेस्पेक्ट करो जो कि हमने यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद 200 नोबल्स और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में 1 घंटा और है, तो सिटीजन लोग तुम लोग हम लोग को एक अच्छा टूर्नामेंट देना। और यहाँ पर ये चीज देख के और भी बुरा लगता है कि ये लोग इवन बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे बच्चे से याद है, यहाँ पर एक औरत अपने गोद में बच्चा ली हुई है और ये ऑलमोस्ट 1 साल का लग रहा है। और जब शैंक्स रॉजर को मिला था तो वो भी 1 साल का ही था और संदूक में बनता सेम इसी गॉड वैली आइलैंड पे। क्या पता ये वही बंदा हो, वही बच्चा हो, हु नोस। इसके बाद हमें नेवी हेडक्वार्टर्स का भी सीन दिखता है जहाँ पर गार्प इस समय फोन पर चिल्ला रहा है, तू क्या चाहता है मैं इस समय गॉड वैली पर जाऊं? आखिर पॉइंट क्या है इस चीज का? इस पे कॉन्ग गार्प को बोलता है, देख मुझे नहीं पता पर गार्प तेरी जरूरत है वहां पर। कॉन्ग आगे बोलता है, गार्प भैया देखो हमारे रिपोर्ट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे गार्प बोलता है कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन लोग का वेकेशन है ना, उससे मेरा क्या लेना देना, और मैं उनके लिए मुसीबत में क्यों पड़ूं? उन लोग को मैंने बोला था अगर फालतू में जाके इधर उधर उंगली करोगे तो वापस आके कोई ना कोई तुम्हारा गांड काट लेगा। तो उन लोग को ये बात समझ में आ नहीं रही थी। उन लोगों ने क्या सोचा कि वो पायरेट आइलैंड बी हाइव पर जाकर वहां से खजाना चोरी करके ले आएंगे और वो लोग उन्हें सही सलामत छोड़ देंगे, वो पायरेट्स वापस से अटैक करने नहीं आएंगे। जिसपे कॉन्ग बोलता है कि आखिर तुझे ये बात कहाँ से पता चली? गार्प बोलता है, देखो यार मुझे पता है तुमने ऑलरेडी उनके साथ कुछ लॉन्डो को भेज रखा होगा जो कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो मेरी क्या जरूरत है? जिसपे कॉन्ग बोलता है कि ठीक है भाई, पर प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि एक चीज के बारे में हमने प्रेडिक्ट नहीं की थी, वहां पर गोल्डी रॉजर भी आने वाला है। इस पे गार्प बोलता है, सुन बे चूतिए, अगली बार ये बात पहले बताना कि रॉजर आ रहा है, ना निकालो बहन जो चल रहे हैं गॉड वैली पे गांड मारने। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हचिनोसु यानी कि पायरेट आइलैंड बी हाइव। इस समय ये ब्लैक बियर्ड का प्रेजेंट में बेस बना हुआ है, तो इस आइलैंड पर भी कुछ पायरेट्स हैं जो कि इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे रॉक्सडी ज़ीबैक के जो पूरा ग्रुप है, जो पायरेट क्रू है उनका, वो ऑलरेडी निकल चुका है सेल पे, वो लोग गॉड वैली की तरफ निकल चुके हैं, तो ये बाकी पायरेट्स भी उसी तरफ जा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आज जो भी कांड होने वाला है ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड उस बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में गार्प बात कर रहा था कि ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन है इन्होंने जाके कुछ तो चूतियापा किया पायरेट आइलैंड पे। तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स में भी कुछ मरीन्स के साथ मिलके वहां पर गए थे और उन्होंने फिर बी हाइव आइलैंड पर से क्राउन ज्वेल को चुरा लिया। अभी क्राउन ज्वेल वो होता है जो ऊपर पहनते हैं, और सेम वही चीज तुम इस समय पैनल पे देख सकते हो कि जो बड़ा सा स्कल फेस बना हुआ है बी हाइव पे, उसका जो ऊपर का सर है वो पूरा पूरा खाली दिख रहा है। मतलब वहां पर कोई तो ट्रेजर था जो कि इन लोगों ने चुरा लिया, जिसके लिए रॉक्सडी ज़ीबैक में भी वापस से उधर जा रहा है अटैक करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं गॉड वैली वेस्ट ब्लू पे, जो कि पूरे के पूरे आधे पेज पे तुम्हें देखने को मिलता है। ये आइलैंड इतना सेक्सी है कि एक टाइम पे मेरे को एसगार्ड का टावर याद आ रहा है। यानी यहाँ पर बहुत सारे नेवी के शिप्स हैं, उन्होंने पूरे के पूरे आइलैंड को घेर कर रखा हुआ है, और यहाँ पर सभी के सभी सिटीजन्स रो रहे हैं कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बच के नहीं भाग सकते, और एक दिन उनका ये जो भी खेल हो रहा है उनके साथ ये सब कुछ हिस्ट्री में गायब हो जाएगा। और ये लोग यहाँ पर सिर्फ मजे के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये एक्चुअली में एक साजिश की गई है, मे बी अपर लेवल के जो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं जैसे कि गोरोसे वगैरह, कि यहाँ पर एक
काम करते हैं, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी अपना टाइम पास का काम मिल जाएगा और जितने भी यहाँ पे सिटीजन्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स वो लोग रीयूज कर सकते हैं अपने। और यहाँ पर 10,000 सिविलियंस को रैबिट्स की तरह हंट किया जा रहा है और इन्हें 3 हफ्ता दिया गया सर्वाइव करने का। आखिर ये चीज कैसे फेयर है? यहाँ पर इस समय इवानकॉव भी है और वो इन लोग को समझा रहा है, लेकिन ये सिविलियंस उसको उल्टा बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर हम 3 हफ्ते तक यहाँ पे किसी तरह सर्वाइव कर गए तो ये लोग हमें जिंदा छोड़ देंगे। पे इवानकॉव उन पे चिल्ला के बताता कि तो ये लोग हमें जिंदा छोड़ देंगे। इस पे इवानकॉव उन पे चिल्ला के बताता कि तुम लोग साले पागल हो गए हो, आज तक कोई भी इन लोगों ने जितना भी टूर्नामेंट पहले किया आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। देयर हैव बीन 0 सर्वाइवर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री। और तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग कौन से स्पेशल लोग हो? जिसपे वो सिविलियंस बोलते हैं कि ठीक है, फिर आखिर ये हमें उम्मीद क्यों दे रहे हैं, इन्हें क्यों आखिर हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते बाद तुम यहाँ से जा सकते हो? इस पे इवानकॉव बोलता है देखो, अगर तुम लोग अपनी जान बचा के भागोगे नहीं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो इनको मजा कहाँ से आएगा? इनके लिए तो तुम नॉर्मल सिटीजन हो ना, जिनको कुछ भी नहीं आता, कोई भी फाइटिंग करने का तरीका नहीं है, तो हंट करने के लिए एटलीस्ट शिकार थोड़ा तो भागेगा तभी तो मजा आएगा। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उनका गेम नहीं खेलना पड़ेगा बल्कि अपना खुद का गेम बनाना पड़ेगा, जो कि है किसी भी तरह से इस आइलैंड से बचकर बाहर भागना। उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं वापस से शैंक्स का वाना बी फादर, जो कि इस समय 10,000 पॉइंट्स स्कोर कर चुका है। मतलब सीधी बात है कि जो भी रेयर स्पीशीज के लोग हैं ये उनको हंट कर रहा है और वो चाहता है कि इन्हीं लोग को हंट करके वो अपनी पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़ा ले। ये भी चूतिया ही है, इसका IQ क्यों इतना लो जा रहा है? मतलब ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसको क्या मजा आ रहा है इतने लो ग्रेड के कैरेक्टर्स को मारने में। फिर हम बगल में देखते हैं कि एक छोटा सा ट्रांसपॉन्डर स्नेल है जो कि इन सारी चीज का एक वीडियो बना रहा है और ये इन्फॉर्मेशन शायद रिकॉर्ड करके फैलाई जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इवानकॉव ने अपनी जंजीर को तोड़ दिया है, क्योंकि एक फिशमैन भी था जो कि शार्क टाइप का फिशमैन था जिसने काट के उस जंजीर को खत्म कर दिया है। इस पे इवानकॉव इस बंदे को प्रेज भी करता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, जिसपे वो बंदा लिटरली रो देता है कि आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला था। शायद इसको बचपन से स्लेव बना के रखा गया होगा। ऑब्वियसली फिशमैन सबसे ज्यादा बिकते हैं। यहाँ पर फिर हम देखते हैं जेनी को, जो कि कुछ और ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स के साथ खेल रही है और वो बोल रहे हैं कि जो टूर्नामेंट के प्राइजेस हैं वही हमारे बंद दरवाजे की चाबी है, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। जिसपे सिटीजन लोग पूछते हैं कि आखिर कैसे प्राइस, तो जेनी उनको बताती है कि यहाँ पर बहुत ही गजब के डेविल फ्रूट्स पड़े हुए हैं उन 6 संदूकों में, स्पेशली द पॉप फ्रूट, जो कि तुमको कहीं भी खुद को टेलीपोर्ट करने या किसी को भी टेलीपोर्ट करने यानी कि उड़ा के भेजने की पावर देता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट, जो कि तुम्हें एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकता है, एक अज़्योर सेरियो ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकता है। वो वाला डेविल फ्रूट भी उसी एक संदूक में पड़ा हुआ है। हम समझ सकते हैं कितना बढ़िया डेविल फ्रूट है वो। इवानकॉव आगे कंटिन्यू करता है कि हम में से किसी ने भी अगर एक भी डेविल फ्रूट खा लिया तो हम यहाँ से आराम से अपने लोगों को बचाकर भाग सकते हैं। तो बाकी सिटीजन बोलते हैं कि जितना आसान तुम्हारा प्लान सुनने में लग रहा है उतने जल्दी ये होने का नहीं है। सेंटर में रखे हुए सारे डेविल फ्रूट, वो भी आइलैंड के बीच में। अगर तुम लोग को नहीं पता तो ये सिर्फ एक क्लोज एरिया में नहीं हो रहा बल्कि पूरे आइलैंड पे लोगों को छोड़ दिया गया है और काइंड ऑफ जैसे PUBG में होता है वही चीज यहाँ पर हो रही है। इस पे जेनी बोलती है कि देखो, मैं एक गजब लेवल की हैकर हूँ, मैंने ऑलरेडी ये सारा इन्फॉर्मेशन बाहर के पायरेट्स में लीक कर दिया। पक्का किसी न किसी के दिमाग में तो ये गई होगी और ये बहुत ही गलत आदमी के दिमाग में एक्चुअली चली गई है ब्रो। जेनी आगे बोलती है फिर भी अगर हमारे प्लान को सक्सीड होना है तो हमें कुछ डिकॉयज की यानी कि कुछ ऐसे लोग की जरूरत है जो बस उनका ध्यान भटका दें। इस पे तुरंत कुमा अपना हाथ उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस पे मदद कर सकता हूँ। अगर तुम देखोगे तो कुमा के बैक पे ऐसे निशान भी बना हुआ है, मतलब जहाँ पे निशान लगाते हैं एरो का, और उसको एक एरो भी लग चुकी है, खून बह रहा है, बट फिर भी बंदा वॉलंटियर करने को रेडी है। कुमा बोलता है कि मेरा साइज इतना बड़ा और मैं इतना बल्कि हूँ तो मैं ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है वो बुकानिया ट्राइब से यानी कि हाफ जायंट है तो ऐसा कर ही सकता है। और आगे वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि जब तक हम ये चीज ट्राई कर रहे हैं तब तक कोई ना कोई मर ही जाए, इसीलिए मैं सामने से बढ़ रहा हूँ। और ये चीज सुन के जिनी फ्लैट हो जाती है और ये बात सुन के इवानकॉव का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है और कहता है ही हो कुमा चान, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। हम सभी लोग गॉड वैली एक साथ छोड़कर जाने वाले हैं। अब ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं समुद्र में एक मरीन शिप के ऊपर अटैक हो जाता है और सारे के सारे मरीन चिल्लाने लगते हैं कि ईस्ट साइड ऑफ द आइलैंड से इस समय रॉक पायरेट्स घुस रहे हैं। और अगले ही पर हम देखते हैं कि रॉक पायरेट्स की शिप इस समय मरीन्स को चीरते हुए सीधे सीधे आइलैंड पे घुसते आ रही है। अब खेलो सेलेस्टियल ड्रैगन, सब तुम्हारे साथ यही गेम होने वाला है। अब रॉक पायरेट्स यहाँ पर इसीलिए आ पाए क्योंकि जिनी ने 2 हफ्ते पहले जो सारा माल लीक किया था, बताया था कि सेलेस्टियल ड्रैगन इस समय गॉड वैली पे अपना खेल खेलने वाले, इसी वजह से ये सारे के सारे
पायरेट्स यहाँ पर अटैक करने आए हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेरे को लगता है जिनी ने और भी कई सारा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लीक किया होगा, जैसे कि डेविल फ्रूट्स हैं, और क्योंकि इन लोगों ने जाके वहाँ पर हचिनोसु पे थोड़ा सा मैटर भी किया था सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने, तो अपने रॉक को तो मस्त मिल गया था मैटर कि आज यहीं पे सारा सॉर्ट आउट करना है। और यही मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए सीधे सीधे अगले पैनल में हमें पूरे के पूरे रॉक पायरेट्स के सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, उनके ऊपर स्टूशी बैठी हुई है। देन नेक्स्ट टू स्टूशी हम देख सकते हैं बिग मॉम को, जो कि हवा में उड़ रही है। बिग मॉम के ठीक पीछे हम देख सकते हैं काइडो को। उसके जस्ट नीचे तुम देखोगे तो तुम्हें शिकी द गोल्डन लायन भी दिखेगा, और शिकी के जस्ट बगल में हमें ग्लोरिशा भी दिख रही है, जो कि बोआ हैंकॉक से पहले, मतलब और भी ज्यादा पहले वो वहां पे पायरेट एम्प्रेस हुआ करती थी। इस समय वो बुढ़िया बन गई है। और कैप्टन जॉन भी तुम्हें दारू पीता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर व्हाइट बियर्ड घुसते ही सबसे पहले बोलता है कि ये रॉक्स कहाँ पर गायब हो गया, लगता है ये काम छोड़ के कुछ और करने चला गया है। एंड यहाँ से चीज क्लियर हो जाती है कि ये लोग एक्चुअली में कोई ना कोई चीज यहाँ पे लेने आए, एंड दैट काइंड ऑफ कंफर्म्स की जो कुछ भी चोरी हुआ है वो उसी को यहाँ पे ग्रैब करने आए। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट्स भी हो सकता है जो कि वो लोग वहां से चोरी कर ले आए हैं। यहाँ पर शिकी बोलता है एक बात बता व्हाइट बियर्ड, कौन मरा और तेरे को कौन इंचार्ज बना के गया है यहाँ पे? मैं तुम सबके ऊपर रोनते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। जिसपे बिग मॉम बोलती है कि देखो बकचोदी कम करो, तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा के ले आऊंगी, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग बस हवा में उड़ते हो, इससे पहले तुम लोग सोचोगे मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी। और काइडो को इस चीज से नहीं फर्क पड़ता, वो बोल रहा है कि लगता है रॉजर भी अपने रास्ते पर ही है, वो एक ऐसा बंदा जिससे मुझे भी डर लगता है। जिसपे बिग मॉम बोलती है सुन बे रुकी, एक बार में एक चीज के बारे में सोच। काइडो को यहाँ पे रुकी बोल रहे हैं। और इधर स्टूशी बोलती है कि एक बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। कैप्टन जॉन बोलता है हाँ बात तो सही है, भूलना नहीं। एंड देन अपनी बोआ ग्लोरिशा बोलती है कि टुडे इज द डे वी विल सेटल इट। और दो और कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी डिटेल अभी तक नहीं बताई गई है। तभी रॉक्स का क्रू एक और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके ऊपर सेलेस्टियल ड्रैगन चिल्ला के बोलते हैं कि तुम मरीन्स के कुत्तों को क्यों पाल के रखा है, अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा तुम लोग क्या जवाब दोगे? इस पे मरीन्स बोलते हैं कि और भी भयंकर पायरेट्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आके इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, ये चीज तो बिल्कुल टॉप सीक्रेट होने वाली थी। और सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि वेस्ट कोस्ट से घुसना बहुत ही ज्यादा डेंजर है, क्योंकि वेस्ट कोस्ट से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। द रॉजर पायरेट्स एंटर दी गॉड वैली। गॉड खुद गॉड वैली में कदम रख चुका है। अब रॉजर घुसते ही बोलता है तुझे पता है पिछले 1 साल से मैं कितना बोर हुआ हूँ? जिसपे गावान बोलता है देखो कैप्टन, अपने कैप्टन होने का तुम जो है ना वो यहाँ पे दाव नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं होगा कि प्राइस तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम कैप्टन हो। पेरेलिक बोलता है आज तो भाई मजा आने वाला है। इसके बाद ये सेलेस्टियल ड्रैगन का 14 फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है कि जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनको सेफ्टी में ले जाओ, मरीन्स को वापस से काम पे लगाओ, और जितने भी गॉड नाइट है मेरे पीछे आओ, हम जाके इनसे फाइट करेंगे। क्यों कर रहा है भाई तू? इतना अच्छा तो दिखता है, चूतिया पे क्यों कर रहा है? अभी शायद तुम लोग को ये बात ना पता हो, तुम्हारे लिए रॉजर और लूफी ये सभी लोग हीरो होंगे, बट एक्चुअली में जो पायरेट्स हैं वो वन पीस के वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और नॉर्मल सिटीजन्स को भी लूट लेते हैं। ऑब्वियसली वो पायरेट्स ही हैं। तो यहाँ पर सिटीजन्स भी देखते हैं कि रॉजर जितना बड़ा पायरेट और रॉक्स जितना बड़ा पायरेट यहाँ पर आया तो उनकी जो बच्ची कुछ उम्मीद है वो भी खत्म हो जाती है। एंड हम फिर से उसी औरत को देखते हैं जो कि अपने गोद में बच्चा ली हुई है। ये हम शायद इसको तीसरी बार देख रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन मान नहीं रहा कि शायद यही वो बच्चा हो सकता है। अभी इन लोग की उम्मीद तो टूट ही रही थी कि तब तक दूसरी ओर से रीइंफोर्समेंट्स आ जाती है। एक और गॉड यानी कि वॉइस एडमिरल गार्प सीधे सीधे आगे तुरंत गॉड वैली पे उड़ते हुए अपना कदम रखता है। ये बंदा जहाँ भी जाता उड़ते हुए ही जाता है। यहाँ पर मरीन्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम तो बच गए। लेकिन गार्प बोलता मेरे को सीधे सीधे बताओ आखिर रॉजर कहाँ पर है। इधर इवानकोव और बाकी के स्लेव्स देख के बहुत ज्यादा खुश हैं कि इतना ज्यादा बवाल चल रहा है, इससे अच्छा मौका इनको मिल नहीं सकता था। और इवानकोव ने मौका रहते ही दोनों डेविल फ्रूट्स को चुरा लिया। लेकिन इससे पहले इवानकोव ने डेविल फ्रूट खा पाता, बिग मॉम ने उसको धर लिया और तुरंत उससे वो डेविल फ्रूट छीन लिया। अभी बिग मॉम कुमा का भी डेविल फ्रूट छीनने वाली होती है कि इवान चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा मत करना, तुरंत उसे खा ले, तुझे उसको खाना ही पड़ेगा ताकि तुम उन सभी लोग को बचा पाओ। अगर हमने एक भी इंसान को यहाँ पर बचा लिया ना तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कुमा एग्जैक्ट वैसे ही करता है, वो उस डेविल फ्रूट को खा जाता है। कुमा के डेविल फ्रूट खाते ही तुरंत सैटर्न वहां पर आ जाता है। एंड सैटर्न का तुम जानते हो जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसने सांजी वगैरह के साथ किया था कि उसके प्रेजेंस से ही वो सभी के सभी बेहोश हो गए थे। तो यहाँ पर भी एक हाकी काइंड ऑफ बर्स्ट वो निकालता है जिसकी वजह से कुमा दौड़ उड़ के जाके गिर जाता है। सैटर्न यहाँ पर उससे बोलता है तू वो बुकानियर वाला लौंडा है ना, देख तू या तो स्लेव की तरह जी सकता है या तो मर सकता है, तेरी जात के लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। उस पे कुमा बोलता है ये तो समय के बदलने की वजह से डिसाइड हुआ है। तो सैटर्न बोलता है तुझे क्या लगता है तू कोई इंपॉर्टेंट आदमी है? इस पे कुमा सीधे सीधे वही बात बोल देता है जो कि काफी समय से चल रही है, ऑल द कास्ट एंड रेसिज्म वाली बातें। कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कम?
अगर तुम स्लेव ही पैदा होने वाले हो, अगर तुम अछूत ही पैदा होने वाले हो, तो आखिर पैदा होने का फायदा क्या है? आखिर गॉड तुम्हें इस तरह से क्यों बनाएगा? अगर मुझे भगवान ने थोड़ी सी भी पावर दी है तो मैं यहाँ पर जितने हो सके उतने लोग को यहाँ से जिंदा बचा कर ले जाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नीका करता है। और ये नीका वाली बात उसने सीधे सीधे सैटर्न के मुंह पर बोल दी, और सैटर्न ये बात सुनते उसके ऊपर घूर के बोलता है, यही रीजन है कि तुम्हारे जैसों को यहाँ से निपटाना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुछ आवाजें आती है कि रॉक्स रुक जाओ, और रॉजर तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो। एंड देन गॉड वैली का इंसिडेंट खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हिस्ट्री के पन्नों में से खत्म कर दी जाएगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर हमें रॉक्स क्यों नहीं देखने को मिला? तो भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो भी स्टोरी चल रही है ये हम बोनी के थ्रू देख रहे हैं। ये बोनी का फ्लैशबैक है, और जो बोनी का फ्लैशबैक है वो इसीलिए है क्योंकि उसने कुमा की मेमोरीज को जाके लैब में एक्सेस किया था। अभी कुमा जो यहाँ पर था वो सीधे सीधे जाके सैटर्न के सामने खड़ा था, मतलब ही इज ऑलरेडी अपनी वो मिनट वहां पर गिन रहा है कि कितने देर तक वो जिंदा रह सकता है बेसिकली। तो वहां से वो थोड़ी देर में वहां बच के भाग जाएगा, एंड वो रॉक्स और बाकी सारी चीजों की फाइट वहां पर नहीं देखेगा। इसीलिए तुम्हें अब गॉड वैली इंसिडेंट खत्म होते हुए दिखेगा, इसके आगे की फाइट तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने स्पॉइलर वीडियो में बताया था, पॉसिबली आगे चल के गार्पी एक ऐसा पॉसिबल कैंडिडेट है जिसके थ्रू हमें ये चीज देखने को मिल सकती है, बिकॉज व्हाइट बियर्ड रहा नहीं, बिग मॉम और काइडो को कुछ पता है नहीं, तो गार्पी एक ऐसा पार्टिसिपेंट बचा है, या फिर फिगारलैंड गार्लिंग, क्योंकि इस चीज के बारे में हमें बता सकता है कि आगे क्या हुआ था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं साउथ ब्लू में, यानी कि सॉर्बेट किंगडम में। और यहाँ पर इवानकोव बोलता है, अच्छा तो सिर्फ गार्प की ही बातें पब्लिक हुई हैं, ये मॉर्गन चिड़िया सच में बिकाऊ है, ये वही चीज छापता है जो कि बड़े लोगों को सुनना पसंद है। और वैसे भी अंत में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उस आइलैंड पर क्या हुआ। उसके बाद हम कुमा को देखते हैं कि वो जमीन पर बैठ के हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है। उसे इस बात का गिल्ट है कि वो और ज्यादा लोग को नहीं बचा पाया। इवानकोव उससे पूछता है, भाई कब तक प्रे करेगा? कुमा बोलता है, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इवानकोव उसको वापस से बोलता है, चूतिया हो गया, तुमने 500 लोगों से ज्यादा लोग की जान बचाई है वहां पर। और जीनी भी उसको चीयर करते हुए बोलती है कि तूने बहुत अमेजिंग काम किया है, हर एक बंदा तुम्हारा रो के शुक्रिया अदा कर रहा था, तूने सच में बहुत सही काम किया है। एंड इसके बाद इवानकोव एक ऐसी लाइन बोल देता है कि सच में वो भी पढ़ के मजा आ गया। इवानकोव बोलता है कि देख, तेरे हाथ लोगों को फ्री कर सकते हैं, तेरे हाथ हैंड्स ऑफ लिबरेशन के नाम से जाने जाएंगे। एंड दैट इज अ रियली होलसम थिंग जो कि मेरे को सुनने को मिला इसमें, क्योंकि एक्चुअली में उसका ही हाथ था जिसने लूफी और उसके क्रू को किसी तरह से वहां पे बचाया था। एंड द फैक्ट कि वो लोगों के बॉडी से पेन वगैरह दूर कर सकता है, ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ इका फिगर ओनली, राइट। और कुमा भी ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास हैंड्स ऑफ लिबरेशन है। इसके बाद इवानकोव बोलता है, कितनी अजीब बात है कि तूने पूरी दुनिया में एक चर्च चूज किया है यहाँ पर रहने के लिए। एंड यही रीजन है कि हम हमेशा कुमा को एक बाइबल के साथ देखते हैं। कुमा यहाँ पर बोलता, देख इवानकोव, मैं तेरा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई नहीं भूलेगा ब्रो, टेंशन नहीं लो। और यही सेम बात जीनी भी बोलती है, और वो इवानकोव को बोलती है कि बड़े भैया सॉरी, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुमा के साथ यहीं पर अपना घर बसाऊंगी। तो बस इवानकोव यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि वो सी में जाएगा, अपने फ्रीडम को एक्सप्लोर करेगा, और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जीनी तुरंत काम पे लग जाती है और कहती है, क्योंकि मैं तेरे से 4 साल बड़ी हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि आखिर तू मुझे खाना कैसे खिलाएगा, या फिर वो इसको खाना कैसे खिलाएगी, या फिर ये दोनों एक दूसरे को खाना कैसे खिलाएंगे, यही कुछ बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर कुमा को लकड़ी काटने को बोलती है। कुमा लकड़ी काटता है, ले जाके फिर मार्केट में बेचता है जिससे इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पर जाके कुमा को चिढ़ा रहे होते हैं, उसके ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं, उसको बोल रहे होते हैं कि तू कितना बड़ा है इतने कम एज के होने के बाद भी। और ये चीज देख के जीनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पिक समवन ऑफ योर साइज। ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी बड़े आदमी को डिफेंड करने के लिए छोटा इंसान आ रहा है, और वो इनको पीट देती है। बट कुमा बिंग कुमा वो बहुत ही जेंटल है यार, बहुत ही साफ मन का है सच में। वो सीधे सीधे जाके इनके ऊपर अपना पावरफुल फ्रूट यूज करता है और उनका सारा पेन जो भी उनको चोट लगा वो उनके बॉडी से बाहर निकाल देता है। मेक मी थिंक कि क्या वो उनको हील कर देता है या फिर सिर्फ उनका पेन किलर की तरह काम करता है। ये बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कुमा ने कोई मैजिक किया है। और इधर जेनी उसके पीठ पे लटक के गाना गाती है, कहती है विली विली सिली कुमाची कुमाची, ऐसे करके गाना गाते हैं। दैट काइंड ऑफ गिव्स अस द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कुमा। इसके बाद फाइनल पेज पे हम देखते हैं कि कुमा और जेनी बहुत ही खुश हैं, पेट भर के वो खाना खा रहे हैं। और इतना सारा खाने खाने के बाद भी अभी भी जेनी बहुत भूखी है, उसको और खाना चाहिए। काइंड ऑफ हमें पता चलता है कि आखिर बोनी इतनी भूखी क्यों है। ये चीज देख के कुमा भी खुश हो जाता है और कहता है कि हमें और भी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही करेंगे, आगे जिएंगे, बढ़ते रहेंगे। यानी यहाँ पर जेनी पूछती है कि आखिर तू कितना छोटा था जब तू स्लेव बना था।
जिसपे कुमा बोलता है कि मैं बस 4 साल का था और जिनी बोलती कि मैं भी 4 साल की थी तब से वहां पर स्लेव थी। इस पे कुमा बोलता है मुझे नहीं लगता ये इतनी खुश होने वाली बात है और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जिनी के पूरे लाइफ में कि उसका पेट भरा हुआ है, उसका पेट सच में पूरा भरा हुआ है और वो रोने लगती है। मतलब इन बच्चों को कभी पूरा पेट भर के उन लोगों ने खाना तक नहीं दिया था और ये इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सच में रोने लगते हैं और फिर उसी के साथ बोलते हैं कि हम आज बहुत खुश हैं। और द लास्ट लाइन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ पीस एंड होप के साथ चैप्टर नंबर 1096 यानी कि कुमाची, दैट इज वन होलसम एंडिंग जो कि कुमा को मिली। आई होप कुमा ने अपना लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि आगे चल के जो कुछ भी हुआ है वो शायद बहुत गलत हुआ कुमा के साथ। जहाँ तक मुझे लगता है कुमा ने विलिंगली इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि वो उसकी फैमिली को या फिर एटलीस्ट सॉर्बेट किंगडम को जिंदा छोड़ दें सेलेस्टियल ड्रैगन्स। बिकॉज जब सेलेस्टियल ड्रैगन्स वापस से अपने स्लीव्स के लिए हंट पे निकलेंगे तो जो भी रास्ते में आएगा उसे खत्म कर देंगे। कुमा ने ये चीज ऑलरेडी देख रखी थी इसीलिए उसने खुद ही वॉलंटियर किया कि भाई ठीक है मेरी गांड मान लो बट उनको छोड़ दो। नाउ टॉकिंग अबाउट वो कौन कौन से डेविल फ्रूट हो सकते हैं जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने वहां पर रखे हुए थे, तो उनमें से 2 तो तुम्हें पता है, पॉपॉ डेविल फ्रूट और ये काइडो का डेविल फ्रूट। बट जहां तक मेरे को लगता है वहां पे ये वाला डेविल फ्रूट भी हो सकता है जो कि मार्को को मिला था, एक डेविल फ्रूट जो कि अपने इसको भी मिला था, क्या कहते हैं, यामाटो को। ये दोनों बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट्स हैं। पॉसिबली व्हाइट बियर्ड का भी डेविल फ्रूट हो सकता है क्योंकि व्हाइट बियर्ड को अभी तक हमने अपने डेविल फ्रूट यूज करते हुए नहीं देखा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। हमें क्लियर नहीं है कि उसे अपनी पावर्स कब मिली थी। ये हमारे 3 डेविल फ्रूट्स हो गए और जो चौथा और आखिरी डेविल फ्रूट है जहां तक मेरे को लगता है शायद ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट हो सकता है जो कि रॉक्स डिजी बैक अपने लिए लेने आया हो। ऑब्वियसली वो यहाँ पर ये वाला डेविल फ्रूट लेके नहीं जा पाया होगा क्योंकि उसको रॉजर ने यहाँ पे डिफीट कर दिया था। बट देन अगेन उसका जो विल है उसको ब्लैक बियर्ड ने इनहेरिट किया और ब्लैक बियर्ड फिर इस डेविल फ्रूट को पा गया। उसका जितना इंटरेस्ट था डार्क फ्रूट में और जिस हिसाब से उसका ऑब्सेशन है ज़ीबेक के साथ, उसके शिप का भी नाम सेबर ऑफ ज़ीबेक है, तो पॉसिबली 4th डेविल फ्रूट वही हो सकता है या फिर मे बी ये वही वाला डेविल फ्रूट हो सकता है जो कि ये लोग चोरी करके लेके आए थे हचिनोसु पर से। इसकी वजह से ये लोग यहाँ पर अटैक करने आए। अब आगे कौन सा युद्ध हुआ ये तो हमें नहीं पता चलेगा बट आई एम रियली इमेजिनिंग द वर्स्ट थिंग्स इन माय माइंड कि इस तरह से फाइट हो रहा होगा। इधर व्हाइट बियर्ड पंच कर रहा होगा, उधर से फियालेंड गार्लिंग अपनी तलवार चला रहा होगा, देन रॉजर और गार्प एक दूसरे से क्लैश कर रहे होंगे। भयंकर फाइट हो रही होगी भाई, मजा आ जाएगा यार जब ये एनिमेट होगा या फिर जब इसका एक्चुअल फाइट हमें देखने को मिलेगा। एंड गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1096 कुमाची। आई होप तुम लोगों ने ये वाला भी चैप्टर रिव्यू एंजॉय किया होगा। बहुत ही हरी में मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड की है। मेरे को निकलना है अभी पुणे के लिए, लिटरली 5 बज रहा है और अभी मैं ऑफिस जाऊंगा, फिर ऑफिस से डायरेक्ट निकल जाऊंगा पुणे के लिए। मीनवाइल तुम लोग ये वाला टी शर्ट खरीद सकते हो जाके, bakawear.com से गजब के टी शर्ट्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं, जाके तुम उनसे टी शर्ट ले सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तुम में से अभी भी 62% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, कर लो भाई, दिवाली आ रही है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स की मिठाई खिला दूंगा मैं लोगों को, भाई कर दो प्लीज, ठीक है। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मैं अपने चेहरे के साथ कुछ अलग ही करूंगा तुम लोग के लिए। फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।